जय हिंद। लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी रनिंग वाटर और उसके इम्पैक्ट के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ रनिंग वाटर के बारे में। रनिंग वाटर की वजह से जो भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और हम बात करेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। इसका मतलब क्या है? ये जो रनिंग वाटर है ये अपने यूथफुल स्टेज में है। ये जो रनिंग वाटर है इसके पास में खूब सारी एनर्जी है। ये जो रनिंग वाटर है इसके पास में खूब सारी वेलोसिटी है। खुद ही सोच के देखो, जब रनिंग वाटर के पास में खूब सारी एनर्जी होगी, खूब सारी वेलोसिटी होगी, जब रनिंग वाटर अपने यूथफुल स्टेज में होगा तभी तो रनिंग वाटर इरोजन को परफॉर्म करेगा। और जब इरोजन होगा तो ही इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म होंगे। तो ये जो रनिंग वाटर है ये अपने यूथफुल स्टेज में है, इसके पास में खूब सारी एनर्जी है, इसके पास में खूब सारी वेलोसिटी है। ये जो रनिंग वाटर है ये स्टीप स्लोप्स के ऊपर फ्लो कर रहा है। ये जो रनिंग वाटर है इसकी वजह से डाउन कटिंग डोमिनेंट है, इसकी वजह से वर्टिकल इरोजन डोमिनेंट है। ये जो रनिंग वाटर है ये खूब सारा इरोजन कर रहा है। और इस इरोजन की वजह से कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहला इरोजनल लैंडफॉर्म है वैलीज। और वैलीज की कहानी वैलीज से शुरू नहीं होती है। वैलीज की कहानी शुरू होती है रिल्स के साथ में। और रिल्स का मतलब क्या होता है? इससे पिछले सेशन में हमने ये देखा था। हमने देखा था कि रनिंग वाटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें से एक कंपोनेंट होता है ओवरलैंड फ्लो। और ओवरलैंड फ्लो का मतलब क्या होता है? ये जो रनिंग वाटर है ये फ्लैट लैंड सरफेस के ऊपर शीट के जैसे फ्लो कर रहा है। ये जो वाटर है ये किसी पर्टिकुलर चैनल को, ये किसी पर्टिकुलर रास्ते को फॉलो नहीं कर रहा होता है। ये वाटर पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर शीट के जैसे फ्लो कर रहा होता है। इसी को बुलाया जाता है ओवरलैंड फ्लो। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? ये जो रनिंग वाटर है ये धीरे धीरे अपना रास्ता, अपना चैनल क्रिएट करने की शुरुआत कर देता है। ये जो पानी है ये अपने लिए कोई छोटा मोटा रास्ता, कोई छोटा मोटा चैनल काटने की शुरुआत कर देता है। और ये जो स्मॉल और नैरो रास्ता पानी ने अपने लिए काटा, ये जो स्मॉल और नैरो चैनल पानी ने अपने लिए बनाया, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को बुलाया जाता है रिल्स। लेकिन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो पानी है इन रिल्स को और ज्यादा गहरा काटेगा, और ज्यादा डीप काटेगा, और ज्यादा लंबा काटेगा। और अब पानी अपने लिए और ज्यादा लंबा और ज्यादा वाइड रास्ता क्रिएट करेगा, और ज्यादा वाइड चैनल बनाएगा। और अब इस चैनल को क्या बुलाया जाएगा? गलीज बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा? गलीज बुलाया जाएगा। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो रनिंग वाटर है ये इन गलीज को और ज्यादा गहरा करेगा, और ज्यादा गहरा काटेगा, और ज्यादा वाइड करेगा, और ज्यादा वाइड काटेगा। और अब जो और ज्यादा डीप और ज्यादा वाइड रास्ता पानी अपने लिए क्रिएट करेगा, चैनल पानी अपने लिए क्रिएट करेगा, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है वैलीज। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, हमने इससे पिछले सेशन में भी पढ़ी थी। सबसे पहले ये जो रनिंग वाटर है ये अपने लिए कोई छोटा मोटा, कोई नैरो सा चैनल, कोई नैरो सा रास्ता बनाता है, जिसको क्या बुलाया जाता है? जिसको बुलाया जाता है रिल्स। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही रनिंग वाटर इन रिल्स को और फर्दर काटता है, और लंबा और गहरा चैनल रास्ता बनाता है, जिसको क्या बुलाया जाता है? जिसको बुलाया जाता है गलीज। फिर यही रनिंग वाटर इन गलीज को भी और गहरा काटता है, और वाइड काटता है। और अब जो और ज्यादा गहरा और वाइड रास्ता चैनल पानी ने अपने लिए काटा, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है वैलीज। और ये जो वैलीज होती हैं इनके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे वी शेप्ड वैली होती है, जैसे गॉर्ज होता है, जैसे कैनन होता है। डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशंस एंड शेप ये जो वैलीज होती हैं इनके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे वी शेप की वैली होती है, जैसे गॉर्ज होता है, जैसे कैनन होता है। सवाल ये आता है कि गॉर्ज का मतलब क्या होता है? और गॉर्ज बेसिकली एक डीप वैली को कहते हैं। बहुत ज्यादा गहरी वैली को गॉर्ज कहते हैं। एक ऐसी गहरी वैली जिसकी साइड्स जो होती हैं वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती हैं।
एक ऐसी वैली जो कि गहरी होने के साथ साथ उसकी जो साइड्स होती हैं वो ऑलमोस्ट एकदम स्ट्रेट होती हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है गॉर्ज की। और यहाँ पे देखो कि ये जो वैली है ये अपने आप में डीप है, खूब डीप है, और इसकी जो साइड्स हैं वो ऑलमोस्ट एकदम स्ट्रेट हैं। तो एक ऐसी डीप वैली जिसकी साइड्स ऑलमोस्ट एकदम स्ट्रेट होती हैं, ऐसी वैली को क्या बुलाया जाता है? गॉर्ज बुलाया जाता है। और अगर थोड़ा ध्यान दो तो ये जो गॉर्ज है इसकी विड्थ अगर देखो, टॉप पे विड्थ देखो और बॉटम पे विड्थ देखो, ऑलमोस्ट इक्वल है। टॉप पे और बॉटम पे गॉर्ज की जो विड्थ होती है वो ऑलमोस्ट बराबर होती है। और ये जो गॉर्ज फॉर्म होती है ये गॉर्ज जनरली हार्ड रॉक्स में फॉर्म होती है। और हार्ड रॉक्स में क्यों फॉर्म होती है? बड़ा लॉजिकल सा एक्सप्लेनेशन है। देखो, पानी अपने यूथफुल स्टेज में है, पानी के पास में खूब सारी एनर्जी है, पानी के पास में खूब सारी वेलोसिटी है। अगर इस पानी के रास्ते में कोई सॉफ्ट रॉक आएगी तो ये पानी उस सॉफ्ट रॉक को तो पूरा का पूरा इरोड कर देगा, पूरा का पूरा बहा के ले जाएगा। वो तो कोई हार्ड रॉक ही हो सकती है जो कि इतना वेलोसिटी, इतना एनर्जी वाले रनिंग वाटर के सामने सरवाइव कर सकती है। तो होता क्या है कि छोटा मोटा हिस्सा जो है वो गहराई तक कट जाता है और बाकी जो हार्ड रॉक है वो रह जाता है और एक बहुत ही डीप वैली फॉर्म हो जाती है जिसको क्या बोल देते हैं? जिसको बोल देते हैं गॉर्ज। तो गॉर्ज के केस में दो तीन चीजें दिमाग में रखो। एक तो गॉर्ज का मतलब क्या होता है? इट इज सिंपली अ वेरी डीप वैली। बहुत ही डीप वैली होती है, लेकिन खास बात क्या होती है? इसकी जो साइड्स होती हैं वो ऑलमोस्ट एकदम स्ट्रेट होती हैं। ये जो गॉर्ज होती है अगर इसको ध्यान से देखोगे तो टॉप पे और बॉटम पे इसकी जो विड्थ होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। और ये जो गॉर्ज है ये हार्ड रॉक्स में फॉर्म होती है। कहां पे फॉर्म होती है? हार्ड रॉक्स में फॉर्म होती है। फिर एक दूसरा टर्म है कैनन। और कैनन में खास बात क्या होती है? कैनन में स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स देखने को मिलते हैं कैनन में। जो साइड में स्लोप्स होते हैं उनमें स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं किसी भी कैनन में। और ये जो कैनन होती है ये गॉर्ज के बराबर गहरी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कैनन और गॉर्ज में एक जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? गॉर्ज में अगर विड्थ देखोगे तो टॉप पे भी और बॉटम पे भी जो विड्थ होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। लेकिन कैनन में टॉप पे जो विड्थ होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है और बॉटम पे जो विड्थ होती है वो रिलेटिवली कम होती है। मतलब कैनन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। टॉप पे जो विड्थ होती है वो ज्यादा होती है और बॉटम पे जो विड्थ होती है वो रिलेटिवली कम होती है। कैनन जो है वो एक तरीके से गॉर्ज का ही वेरिएंट है, गॉर्ज का ही टाइप है। लेकिन फर्क क्या है? गॉर्ज में जो विड्थ होती है टॉप पे और बॉटम पे वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। लेकिन कैनन में जो टॉप पे विड्थ होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बॉटम। और ये जो कैनन है ये कॉमनली फॉर्म होता है इन हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स। गॉर्ज फॉर्म होता है हार्ड रॉक्स में और कैनन फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स में। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। तो कैनन के केस में भी दो तीन चीजें याद रखो। एक तो कैनन में स्पेशल फीचर क्या देखने को मिलता है? स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स देखने को मिलते हैं। स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स देखने को मिलते हैं। दूसरा खास बात क्या है? कैनन की जो विड्थ है वो टॉप पे थोड़ी सी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बॉटम। और ये जो कैनन है ये फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स में। बेसिक और सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। रिल्स क्या होती हैं, गलीज क्या होती हैं, वैलीज क्या होती हैं, इस सब के बारे में तो हमने पिछले वाले सेशन में भी पढ़ा था। ये तो आपको बहुत इजीली समझ में आना चाहिए। आज हमने दो और नए टर्म्स पढ़े, एक टर्म है गॉर्ज और दूसरा टर्म है कैनन। गॉर्ज और कैनन के बीच में डिफरेंस क्या है? मोटा मोटा दिमाग में रखो। गॉर्ज एक डीप वैली होती है, लेकिन खास बात क्या है? इसकी जो साइड्स होती हैं वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती हैं। गॉर्ज की जो विड्थ होती है टॉप पर बॉटम पे वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। और ये जो गॉर्ज है ये हार्ड रॉक्स में फॉर्म होता है। और दूसरा हमने बात की कैनन के बारे में। कैनन में
एक स्पेशल फीचर क्या देखने को मिलता है, स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स देखने को मिलते हैं। कैनन जो है वो गॉर्ज के बराबर गहरा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक प्राइमरी डिफरेंस क्या है कि कैनन में जो टॉप पे विड्थ होती है वो रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बॉटम। और कैनन कहां फॉर्म होता है, हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉर्म होता है कैनन। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, पहला इरोजनल लैंडफॉर्म वैलीज, दूसरा इरोजनल लैंडफॉर्म है पॉट होल्स। पॉट होल्स का मतलब क्या होता है, देखो कोई रॉकी बेड है और उस रॉकी बेड के ऊपर से कोई हिल स्ट्रीम, कोई रिवर, कोई पानी का चैनल फ्लो कर रहा है। पानी फ्लो कर रहा है किसी रॉकी बेड के ऊपर से। अब जब ये पानी फ्लो करेगा तो ये पानी इरोजन करेगा या नहीं करेगा, बट ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत इरोजन करेगा ही करेगा। अच्छा, इस पानी के साथ में बहुत सारे रॉक फ्रेगमेंट्स, बहुत सारे रॉक के टुकड़े भी आ रहे होंगे और वो एब्रेशन क्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे। बट ऑब्वियस सी बात है कि जो रॉकी बेड है उसके सरफेस से ये जो रॉक के फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं, ये टकराएंगे और एब्रेशन होगा, फ्रिक्शन होगा। इस इरोजन की वजह से, इस एब्रेशन की वजह से इस रॉकी बेड के ऊपर कभी कभी सर्कुलर डिप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं। कुछ छोटे छोटे गोल गड्ढे से क्रिएट हो जाते हैं। उन सर्कुलर डिप्रेशंस को ही क्या बुलाया जाता है, उन सर्कुलर डिप्रेशंस को ही पॉटहोल्स बुलाया जाता है। हो क्या रहा है, मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर से ये कोई रॉकी बेड है, सरफेस बोलने से बेहतर है रॉकी बेड बोलो। कोई रॉकी बेड है, इस रॉकी बेड पे से कोई स्ट्रीम है जो कि फ्लो कर रही है। अब जब ये स्ट्रीम फ्लो करेगी तो इसकी वजह से इरोजन होगा और ये जो स्ट्रीम है ये हो सकता है अपने साथ में रॉक के फ्रेगमेंट्स को, रॉक के टुकड़ों को भी कैरी कर रही हो। और ये जो रॉक के टुकड़े हैं वो इस रॉकी बेड के साथ में घिसेंगे या नहीं घिसेंगे, घिसेंगे। एब्रेशन होगा या नहीं होगा, होगा। फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा, होगा। इस इरोजन की वजह से, इस एब्रेशन की वजह से ये जो रॉकी बेड है, इस रॉकी बेड पे छोटे छोटे सर्कुलर डिप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं। ये जो छोटे छोटे सर्कुलर डिप्रेशंस, ये जो छोटे छोटे गड्ढे रॉकी बेड के ऊपर क्रिएट हुए, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है, इन्हीं को पॉट होल्स बुलाया जाता है। लेकिन मजे की बात क्या है, पॉट होल क्रिएट हो गया, ये जो सर्कुलर डिप्रेशन है, ये छोटा मोटा डिप्रेशन है, ये छोटा मोटा गड्ढा है, ये क्रिएट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि ये जो छोटा मोटा गड्ढा क्रिएट हुआ, इस गड्ढे में पेबल्स इकट्ठे होंगे, इस गड्ढे में बोल्डर्स इकट्ठे होंगे, इस गड्ढे में कंकड़ पत्थर इकट्ठे होंगे और पानी बह रहा है, पानी बहते जा रहा है, कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो गए इस गड्ढे में। अब इस पानी के बहने की वजह से ये जो कंकड़ पत्थर इस गड्ढे में इकट्ठे हुए, ये रोटेट करेंगे, ये घूमेंगे या नहीं घूमेंगे। बट ऑब्वियस सी बात है कि जो पेबल्स हैं, ये जो बोल्डर्स हैं, ये जो कंकड़ पत्थर हैं, अब इस गड्ढे में कंटिन्यूसली घूमेंगे और घूमेंगे तो एब्रेशन होगा, घूमेंगे तो फ्रिक्शन होगा, घूमेंगे तो ये जो गड्ढा है ये धीरे धीरे और ज्यादा बड़ा होने लग जाएगा और ज्यादा ग्रो होने लग जाएगा और धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े डिप्रेशंस क्रिएट हो जाएंगे। फिर इवेंचुअली ये जो डिप्रेशंस हैं ये एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे और ये जो वैली है ये और ज्यादा गहरी हो जाएगी। पॉटहोल क्या था, पॉटहोल छोटा सा डिप्रेशन था, छोटा सा सर्कुलर डिप्रेशन जो कि क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ इरोजन, जो कि क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ एब्रेशन ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो छोटा सा पॉटहोल था, ये जो छोटा सा सर्कुलर डिप्रेशन था, इसमें पेबल्स इकट्ठे हुए, बोल्डर्स इकट्ठे हुए, कंकड़ पत्थर इकट्ठे हुए, पानी फ्लो कर रहा है और गड्ढे में पेबल्स आ गए हैं। इस पानी के फ्लो की वजह से अब ये जो पेबल्स हैं इस गड्ढे में घूमेंगे और इस गड्ढे को धीरे धीरे बड़ा करने की शुरुआत करेंगे और ये जो डिप्रेशन है ये धीरे धीरे बड़ा होने लग जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि कई सारे बड़े बड़े डिप्रेशंस जो हैं
वो इवेंचुअली एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, और उसका रिजल्ट क्या होगा, ये जो वैली है ये वैली और ज्यादा गहरी हो जाएगी। पॉटहोल्स क्या होते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी सा टर्म है। फिर एक और इरोजनल लैंडफॉर्म है जिसको बोलते हैं प्लंज पूल्स, और प्लंज पूल्स को समझना भी बेहद इजी है। देखो, वाटरफॉल वाले एरिया में जहां पे वाटरफॉल हो रहा है वहां पे क्या होता है, अब वाटरफॉल हो रहा है इसका मतलब क्या है कि पानी जो है वो ऊपर से नीचे आके गिर रहा है। जहां पे पानी गिर रहा है, जहां पे पानी का इंपैक्ट है गिरने का, वहां पे एक लंबा चौड़ा गड्ढा, एक लंबा चौड़ा डिप्रेशन क्रिएट होगा या नहीं होगा, बट ऑब्वियसली बात है होगा। ये जो लंबा चौड़ा डिप्रेशन, ये जो लंबा चौड़ा होल वाटरफॉल के बेस पे क्रिएट होता है, इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को बुलाया जाता है प्लंज पूल्स। क्या बुलाया जाता है, प्लंज पूल्स बुलाया जाता है। बहुत सिंपल, वाटरफॉल है, वाटरफॉल के इंपैक्ट की वजह से वाटरफॉल के बेस पे एक जो लंबा चौड़ा गड्ढा या एक जो लंबा चौड़ा होल क्रिएट होता है, उसी होल को हम क्या बुलाते हैं, प्लंज पूल बुलाते हैं। पॉट होल्स का मतलब क्या होता है और प्लंज पूल्स का मतलब क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आएगा, बेहद इजी है समझना। फिर इसके बाद अगला इरोजनल लैंडफॉर्म है इंसाइज्ड और एंट्रेंस्ड मेंडर्स। इंसाइज्ड और एंट्रेंस्ड मेंडर्स, और इसको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो, आमतौर पे अब तक जितना भी आपने पढ़ा होगा, आपने ये देखा होगा कि मेंडर्स जो हैं वो डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होते हैं, और मेंडर्स जो हैं वो रिवर के लेटर स्टेज में फॉर्म होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं तब की जब पानी अपने यूथफुल स्टेज में है। उस यूथफुल स्टेज में एक इरोजनल लैंडफॉर्म की फॉर्म में फॉर्म होते हैं इंसाइज्ड और एंट्रेंस्ड मेंडर्स। दोबारा सुनो बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब स्ट्रीम जो है वो एक स्टीप स्लोप के ऊपर फ्लो कर रही होती है, बहुत ही ज्यादा तगड़े स्लोप के ऊपर फ्लो कर रही होती है, तो उसके पास में अपनी वेलोसिटी होती है, उसके पास में अपनी एनर्जी होती है, वो पानी यूथफुल स्टेज में होता है। और जब पानी के पास में अपनी वेलोसिटी है, जब पानी के पास में अपनी एनर्जी है, जब पानी यूथफुल स्टेज में है, तो पानी वर्टिकल इरोजन करेगा, तो पानी डाउन कटिंग के ऊपर फोकस करेगा, डाउन कटिंग डोमिनेंट देखने को मिलेगी, तो पानी इरोजन करेगा बहुत हैवीली। और जहां पे इरोजन होगा वहां पे इन जनरल मेंडर्स फॉर्म नहीं होंगे। मेंडर्स कहां फॉर्म होते हैं, मेंडर्स फॉर्म होते हैं लो और जेंटल स्लोप्स पे। जहां पे स्लोप जेंटल हो गया है, जहां पे स्लोप ना के बराबर हो गया है, वहां पे मेंडर्स फॉर्म होते हैं। मेंडर्स फॉर्म होते हैं वहां पे जहां पे रनिंग वाटर की वेलोसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, जहां पे रनिंग वाटर की एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं होती है। ये जो मेंडर्स हैं ये फॉर्म होते हैं वहां पे जहां पे लेटरल इरोजन देखने को मिलता है, जहां पे साइडवेज इरोजन देखने को मिलता है। लेकिन जब पानी अपने यूथफुल स्टेज में होता है तब तो वर्टिकल इरोजन डोमिनेंट होता है, तब तो डाउन कटिंग डोमिनेंट होती है, लेटरल इरोजन तो देखने को ही नहीं मिलता है। मेंडस कहां फॉर्म होते हैं, मेंडस फॉर्म होते हैं जहां पे लेटरल इरोजन देखने को मिलता है, जहां पे साइडवेज इरोजन देखने को मिलता है। मेंडस कहां पे फॉर्म होते हैं, जहां पे लो और जेंटल स्लोप होता है। लेकिन यहां तो सारी ही कहानी उल्टी है। यहां तो ना तो लेटरल इरोजन देखने को मिलता जब पानी अपने यूथफुल स्टेज में होता है, जब पानी अपने यूथफुल स्टेज में होता है तो वर्टिकल इरोजन देखने को मिलता है, डाउन कटिंग देखने को मिलती है, लेटरल इरोजन देखने को नहीं मिलता है। तो जब हम रनिंग वाटर के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम बात करेंगे मेंडस के बारे में, और वहां तो मेंडस प्राइमरीली फॉर्म होते हैं। लेकिन इरोजन के टाइम पे ये जो मेंडस फॉर्म हो रहे हैं इनको बुलाया जाता है इंसाइज्ड और एंट्रेंस्ड मेंडस। सवाल ये आना चाहिए कि सारी कंडीशंस मेंडस के फॉर्म होने के अपोजिट हैं, उसके बावजूद किस तरीके से ये इंसाइज्ड या एंट्रेंस्ड मेंडस फॉर्म हो जाते हैं। और जवाब बड़ा सिंपल सा है। देखो होता क्या है, कोई बहुत ही हार्ड रॉक का सरफेस है, ये बहुत ही हार्ड रॉक है, अभी हार्ड रॉक है, इसके ऊपर से पानी फ्लो कर रहा है। पानी जब फ्लो करेगा तो लेटरल इरोजन नहीं करेगा, हमें पता है। लेकिन कितनी भी हार्ड रॉक हो, ये जो पानी है इस रॉक को थोड़ा बहुत तो काटेगा ही, थोड़ा बहुत तो बट ऑब्वियसली बात है काटेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो हार्ड रॉक है कुछ इस तरीके से कट जाता है कि कोई ऐसा चैनल क्रिएट हो जाता है, एक मेंडर की फॉर्म का चैनल क्रिएट हो जाता है। और ये जो डीप
और वाइड मेंडर की फॉर्म का चैनल क्रिएट होता है। अब धीरे धीरे यही जो चैनल है ये और ज्यादा डीप होता जाएगा, ये और ज्यादा गहरा होता जाएगा। तो ये जो वेरी डीप और वाइड मेंडर्स का चैनल क्रिएट हुआ इन हार्ड रॉक्स के ऊपर बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग वाटर, बिकॉज ऑफ द इरोजन बाय द फ्लोइंग वाटर। इन्हीं मेंडर्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं इंसाइज्ड और एंट्रेंस्ड मेंडर्स। समझो बात को, दोबारा से सुनो। ये जो मेंडर्स हैं ये फॉर्म होते हैं लो और जेंटल स्लोप्स के ऊपर। ये फॉर्म होते हैं उन जगहों पे जहां पे लेटरल इरोजन देखने को मिलता है। ये फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रनिंग वाटर। आमतौर पर ये होता है, लेकिन ये ज्योग्राफी है। कभी कभी क्या देखने को मिलता है, कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जो हार्ड रॉक्स होते हैं उन हार्ड रॉक्स के ऊपर पानी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ मेंडर की शेप का सा चैनल बना लिया है, कुछ मेंडर की शेप का सा रास्ता बना लिया है। ये जो हार्ड रॉक्स के ऊपर बहुत ही गहरे और वाइड मेंडर की शेप के चैनल्स देखने को मिलते हैं, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को बुलाया जाता है इंसाइज्ड और एंट्रेंस्ड मेंडर्स। हो ही सकता है ना, इतना तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि भाई कोई हार्ड रॉक है, लेकिन पानी ने कुछ इस तरीके से उस हार्ड रॉक को काट दिया कि वहां पे मेंडर जैसा शेप क्रिएट हो गया, वहां पे मेंडर जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। और ये जो मेंडर जैसा चैनल क्रिएट हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इंसाइज्ड या फिर एंट्रेंस्ड मेंडर। क्या बोलते हैं? इंसाइज्ड या फिर एंट्रेंस्ड मेंडर। और ये जो इंसाइज्ड या फिर एंट्रेंस्ड मेंडर है ये जनरली इरोजन की वजह से क्रिएट होता है। हार्ड रॉक को कुछ इस तरीके से पानी ने इरोड किया कि एक वाइड मेंडर जैसा चैनल क्रिएट हो गया, तो इरोजन की वजह से क्रिएट होता है। लेकिन कभी कभी अगर ये जो नीचे वाला लैंड सरफेस है ये धीरे धीरे अपलिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, तो भी इंसाइज्ड और एंट्रेंस्ड मेंडर्स क्रिएट हो सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। और ये दिमाग में रखना कि मेंडर्स जो हैं वो आमतौर पर फ्लड प्लेन्स में देखने को मिलते हैं, डेल्टा प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। वो आमतौर पर वहां देखने को मिलते हैं जहां पर लेटरल इरोजन देखने को मिलता है। वो आमतौर पर लो और जेंटल स्लोप्स पर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो इंसाइज्ड या फिर एंट्रेंस्ड मेंडर्स हैं ये एक एक्सेप्शन के तौर पे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब पानी अपने यूथफुल स्टेज में होता है, जब पानी के पास में खूब सारी एनर्जी होती है, जब पानी हार्ड रॉक के ऊपर फ्लो कर रहा होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये पानी कुछ इस तरीके का चैनल क्रिएट कर लेता है कि उसको देख के लगता है कि ये मेंडर है। उस चैनल को क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है इंसाइज्ड या फिर एंट्रेंस्ड मेंडर। फिर इसके बाद अगला इरोजनल लैंडफॉर्म है रिवर टेरिसेस। और देखो रिवर टेरिसेस का मतलब क्या होता है? रिवर टेरिसेस बेसिकली ऐसा सरफेस होता है जो कि मार्क करता है, जो कि बताता है कि जो ओल्ड वैली फ्लोर हुआ करता था या जो ओल्ड फ्लड प्लेन का लेवल हुआ करता था वो कहां पे हुआ करता था। देखो इसको थोड़ा सा ढंग से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई सरफेस है, ये हमारा पूरा कोई सरफेस है और पानी जो है वो यहां से फ्लो कर रहा है, नदी जो है वो यहां से फ्लो कर रही है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि पहले तो फ्लड प्लेन ये है, पहले क्या है? फ्लड प्लेन ये है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो पानी है ये सरफेस को काटेगा या नहीं काटेगा? बट ऑब्वियसली बात है काटेगा। काटेगा तो अब क्या होगा? ये जो पानी है थोड़ा गहरा काट लेगा अपना रास्ता और हो सकता है अब थोड़ा नीचे से फ्लो करना शुरू करे। पहले फ्लड प्लेन ये था, पहले ये वाला फ्लड प्लेन था, लेकिन अब जो पानी है उसने थोड़ा गहरा काट लिया और अब पानी यहां से फ्लो कर रहा है। लेकिन पानी तो अपना रास्ता काटता ही रहेगा जब तक उसमें फोर्स होगा, जब तक उसमें एनर्जी होगी। अब ये पानी इस वाले डिपोजिशनल फ्लोर को, ये जो खुद रिवर का अपना फ्लोर है, इस फ्लोर को काटेगा और गहरा काटेगा। तो अब अगली स्टेज क्या होगी कि अब अगली स्टेज कुछ इस तरीके की हो जाएगी, अगली स्टेज कुछ इस तरीके की हो जाएगी। सबसे पुराना वाला जो वैली फ्लोर था वो यहां पे था, दूसरा वाला जो वैली फ्लोर था वो यहां पे था, लेकिन अब फ्लोर कौन सा बन गया? अब ये बन गया। हो सकता है पानी के पास में अभी और भी एनर्जी हो और ये पानी और ज्यादा नीचा गहराई में काटे। तो अब जो अगला फ्लोर बनेगा वो कैसा बनेगा? वो कुछ इस तरीके का बनेगा। वो कैसा बनेगा? वो कुछ इस तरीके का बनेगा। कैसा बनेगा? इस तरीके का बनेगा। सबसे पुराना जो वैली फ्लोर था वो ये था, फिर वैली फ्लोर ये बना, फिर ये बना, अब ये है। ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली एक तरीके से टेरिस के शेप में
जो अपना ओल्ड वैली फ्लोर है उसको काटते हुए रिवर अपना रास्ता बना रही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर टेरेसेस बोलते हैं। तो रिवर टेरेसेस आर सरफेसेस मार्किंग ओल्ड वैली फ्लोर और फ्लड प्लेन लेवल्स। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो रिवर टेरेसेस हैं वो ओल्ड वैली फ्लोर के सरफेस को मार्क करती हैं। बहुत ईजी है समझना, बहुत ईजी है देखना। और ये जो रिवर टेरेसेस हैं ये क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ वर्टिकल इरोजन। अभी हमने देखा ना, इस इमेज में बात की ना, वर्टिकल इरोजन हो रहा है ना। पहले यहां पे था फ्लोर, फिर थोड़ा गहरा काटा, यहां पे आ गया, फिर और गहरा काटा, यहां पे आ गया, फिर और गहरा काटा, यहां पे आ गया। तो ये कैसा इरोजन है, ये वर्टिकल इरोजन है। तो ये जो रिवर टेरेसेस हैं ये फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ वर्टिकल इरोजन। जो रिवर है वो अपने ही डिपोजिशनल फ्लड प्लेन को काट रही है, वर्टिकली काट रही है, गहराई में काट रही है, और उसका रिजल्ट है ये रिवर टेरेसेस का फॉर्म होना। अच्छा, ये जो रिवर टेरेसेस हैं ये दोनों साइड में अलग अलग एलिवेशन पे भी हो सकते हैं और सेम एलिवेशन पे भी हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से रिवर ने अपना फ्लोर काटा है, कुछ इस तरीके से रिवर ने अपना फ्लोर काटा है। मतलब दोनों तरफ ये जो टेरेसेस देखने को मिल रहे हैं, दोनों तरफ ये जो टेरेसेस देखने को मिल रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सेम एलिवेशन पे दिखाई दे रहे हैं। रिवर के दोनों साइड में ये जो टेरेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऑलमोस्ट सेम एलिवेशन पे दिखाई दे रहे हैं। सेम एलिवेशन पे ये जो टेरेसेस काटे गए, इन टेरेसेस को क्या बुलाया जाता है, इन टेरेसेस को बुलाया जाता है पेयर्ड टेरेसेस। क्या बुलाया जाता है, पेयर्ड टेरेसेस बुलाया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टेरेसेस हैं ये दोनों साइड में सेम ना दिखें। जैसे एक साइड में तो कुछ इस तरीके से काट दिया रिवर ने, और दूसरी साइड में रिवर ऐसे काट रही है। मान लेते हैं यहां पे ऐसे काट दिया, फिर ऐसे काट दिया। मतलब दोनों साइड में टेरेसेस तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये जो टेरेसेस हैं इनमें सिंक नहीं देखने को मिल रहा है, इनमें एक सेम एलिवेशन देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इनको बोलते हैं अनपेयर्ड टेरेसेस। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अनपेयर्ड टेरेसेस। क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड टेरेसेस बोलते हैं। किताब में बात की गई है पेयर्ड टेरेसेस के बारे में। द रिवर टेरेसेस दैट अकर एट द सेम एलिवेशन ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर आर नोन एज पेयर्ड टेरेसेस। और अगर रिवर के ईदर साइड पे जो टेरेसेस हैं उनमें सेम एलिवेशन ना देखने को मिले तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं अनपेयर्ड टेरेसेस। क्या बोल देते हैं, अनपेयर्ड टेरेसेस बोल देते हैं। देखो, दो तीन चीजें दिमाग में बिठाओ। रिवर टेरेसेस की हम बात कर रहे हैं। रिवर टेरेसेस बेसिकली क्या है, दे आर सरफेसेस विच मार्क द ओल्ड वैली फ्लोर, दे आर सरफेसेस विच मार्क द ओल्ड फ्लड प्लेन लेवल्स। और ये जो रिवर टेरेसेस हैं ये क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ वर्टिकल इरोजन। रिवर अपने ही डिपोजिशनल प्लेन को काटती है, अपने ही डिपोजिशनल फ्लड प्लेन को काटती है, वर्टिकल इरोजन करती है, और उसकी वजह से रिवर टेरेसेस क्रिएट होते हैं। ये जो रिवर टेरेसेस हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक पेयर्ड टेरेसेस हो सकते हैं और दूसरे अनपेयर्ड टेरेसेस हो सकते हैं। अगर रिवर के दोनों साइड पे टेरेसेस सेम एलिवेशन पे फॉर्म हुए हैं तो उसको बोलते हैं पेयर्ड टेरेसेस। और अगर रिवर के दोनों साइड पे ये जो टेरेसेस हैं ये सेम एलिवेशन पे फॉर्म नहीं हुए हैं तो इनको बोलते हैं अनपेयर्ड टेरेसेस। एक सवाल ये भी पूछ सकते हो आप कि ये जो रिवर टेरेसेस हैं ये मान लिया कि वर्टिकल इरोजन की वजह से फॉर्म होते हैं, लेकिन क्या कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिवर टेरेसेस फॉर्म हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक रीजन ये हो सकता है कि जो वाटर का फ्लो है वो रिसीड कर रहा है। जो वाटर का फ्लो है, मान लेते हैं कि कल तक पानी यहां तक बह रहा था, अब पानी यहां तक बह रहा है। हो सकता है कल को वापस से पानी का लेवल ऊंचा हो जाए किसी रीजन की वजह से और पानी वापस से ऊंचा बहने लगे। तो ये जो वाटर लेवल में फ्लक्चुएशन होता है इसकी वजह से भी रिवर टेरेसेस क्रिएट हो सकते हैं। ये जो हाइड्रोलॉजिकल रिजीम है पानी का, अगर इसमें किसी भी रीजन की वजह से, क्लाइमेट चेंज एक रीजन हो सकता है, उसकी वजह से अगर चेंज देखने को मिल रहा है, शिफ्ट देखने को मिल रहा है, तो रिवर टेरेसेस क्रिएट हो सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा ये हो सकता है कि जो लैंड मास है, ये जो नीचे वाला लैंड मास है, इसमें कुछ टेक्टोनिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। लैंड ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, उसकी वजह से भी फ्लड प्लेन चेंज होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस सी बात है होगा। रिवर टेरेसेस देखने को मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं? बट ऑब्वियस सी बातें मिल सकते हैं। तो जो लैंड सरफेस है अगर उसमें टेक्टोनिक एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं तो भी रिवर टेरेसेस क्रिएट हो सकते हैं। अगर कोई नदी बहुत ही पास में, कोई रिवर टेरेसेस बहुत ही पास में सी के, तो अगर सी के लेवल में चेंज देखने को मिलेगा
तो भी क्या रिवर टेरेसेस क्रिएट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अब सी का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया तो नदी में पानी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर सी का लेवल नीचे चला गया तो नदी में भी जो लेवल है वो नीचे चला जाएगा, नहीं चलाएगा? नीचे चला जाएगा। मतलब पानी का रिजीम चेंज हुआ। तो सी लेवल चेंजेस की वजह से भी रिवर टेरेसेस क्रिएट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। ये तो एक्स्ट्रा चीज है। आपको प्राइमरीली क्या याद रखना है कि रिवर टेरेसेस जो हैं वो होते क्या हैं? सरफेसेस that mark the old valley floor, surface that mark the old flood plain levels। और ये कैसे क्रिएट होता है? जब रिवर अपने ही डिपोजिशनल फ्लड प्लेन को वर्टिकल इरोजन के थ्रू काटती है तो रिवर टेरेसेस क्रिएट होते हैं। एक पेयर्ड टेरेसेस हो सकते हैं जब रिवर के दोनों साइड पे टेरेसेस सेम एलिवेशन पे देखने को मिलते हैं, और दूसरे अनपेयर्ड टेरेसेस हो सकते हैं जब रिवर के दोनों साइड पे टेरेसेस सेम एलिवेशन पे देखने को नहीं मिलते हैं, उनको बोल देते हैं अनपेयर्ड टेरेसेस। देखो बड़ी सिंपल सी बातचीत है। एक हमने बात की वैलीज के बारे में। वैलीज में आपको एक नया टर्म देखने को मिला गॉर्ज, और दूसरा टर्म देखने को मिला कैनन। दोनों में डिफरेंस क्या है होपफुली आपको समझ में आएगा। फिर हमने दो बड़े सिंपल से टर्म्स पढ़े, एक पॉटहोल्स और दूसरा प्लंज पूल्स। तीसरा हमने बात की इंसाइज्ड या फिर एंट्रेंस्ड मेंडर्स के बारे में। और इंसाइज्ड और एंट्रेंस्ड मेंडर्स के बारे में जो भी बातचीत हमने देखी उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेंडर्स जनरली लो या फिर जेंटल स्लोप वाले एरियाज में फॉर्म होते हैं, वहां पे फॉर्म होते हैं जहां पे लेटरल इरोजन देखने को मिलता है। लेकिन एक स्पेशल सिनेरियो ये हो सकता है कि कोई हार्ड रॉक है, उसको पानी ने कुछ इस तरीके से काट दिया, इस तरीके से चैनल बना लिया कि वो मेंडर जैसा लगता है, तो उसको क्या बोल देते हैं? इंसाइज्ड या फिर एंट्रेंस्ड मेंडर। और लास्टली हमने बात की रिवर टेरेसेस के बारे में। बहुत इजी और सिंपल सी बातचीत है। एक पेज लो, उस पेज में लिखते जाओ, रिवाइज करो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अगले सेशन में हम इसी रनिंग वाटर के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।